हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मयंक भैया। वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। गाइस, जेई मेंस 2025 का जनवरी सेशन हो चुका है और आज मैं उसी सेशन के इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो गाइस, इस चैप्टर के अगर हम क्वेश्चंस देखें जो इस जेई मेंस में आए हैं तो काफी सारे थे। तो हमने क्या किया है, हमने जेई मेंस के 2025 के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस को 3 छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड किया है। तो इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 सेशन हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ आ रहा है कि यहां पे एक डबल बॉन्ड है ना, यहां पे एक डबल बॉन्ड है जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, और यहां पे एक कायरल कार्बन भी देखने को मिल रहा है। तो एक मॉलिक्यूल जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है और एक कायरल कार्बन भी है। तो गाइस, सबसे पहले तो एक देखेंगे कि कायरल कार्बन में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो की, है ना। कायरल कार्बन में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, डेक्स्ट्रो या फिर लीवो की। और दूसरी तरफ अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सिस और ट्रांस की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिस और ट्रांस की। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटीज बनी। सो इसका आंसर बहुत इजीली आ जाता है 4। वो कैसे कि डेक्स्ट्रो के साथ सिस भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो के साथ ट्रांस भी हो सकता है, लीवो के साथ सिस भी हो सकता है, लीवो के साथ ट्रांस भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ये है जिसमें थर्ड ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मॉलिक्यूल दिया गया है और हमें उसका आईयूपीएसी नेम डिस्कस करना है। तो मॉलिक्यूल इंटरेस्टिंग सा है, काफी सारे कार्बन्स हैं और 2 फंक्शनल ग्रुप यहां पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको भी दिख रहे होंगे। एक तो ये रहा एसिड और दूसरा ये रहा एस्टर। तो हमारे पास एक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर अगर पता है तो हमें क्लियर होगा कि एसिड फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो कहां से स्टार्ट करें, और हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसिड। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड ये जो एस्टर वाला कार्बन है दिस इज योर 6। तो ये रही हमारी नंबरिंग। तो गाइस, अगर हम देखें तो मेन चेन के अंदर 6 कार्बन हैं। दैट मींस ये एक हेक्सेनोइक एसिड है। क्या है ये? हेक्सेनोइक एसिड है। तो हेक्सेनोएट नहीं है, ठीक है, हेक्सेनोएट नहीं है, कार्बोनिल हेक्सेन नहीं है, ये एक हेक्सेनोइक एसिड है। मतलब इतने से ही क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, हमें इसके अंदर और घुसने की जरूरत ही नहीं है। हमें समझ आ रहा है कि इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो इसका नाम हेक्सेनोइक एसिड होना चाहिए। अब बाकी का भी आप चेक कर सकते हो कि सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे डाइमिथाइल, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप 6 पे बात करते हो तो 6 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे OCH3, राइट। दैट मींस अब हमें जब एस्टर को प्रीफिक्स की तरह यूज करना होता है गाइस, जब हम सफिक्स की तरह यूज करते हैं तो O8 पीछे लगाते हैं, बट अगर हम प्रीफिक्स की तरह एस्टर को यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अल्कोक्सी कार्बोनिल कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे भी इन्होंने किया, यहां पे देखिए, दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल, मतलब हमने इसको मिथॉक्सी बोल दिया और ये कार्बोनिल है। इस तरीके से हम एस्टर को प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो यहां पे क्लैरिटी ये चाहिए थी कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो वो सफिक्स में आएगा, और जो एस्टर है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो वो प्रीफिक्स में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं प्रोपीन मॉलिक्यूल दिखता कैसे। हम सब जानते हैं प्रोपीन मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इस तरीके से आपका ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है। तो गाइज यहां पे ज्योमेट्रिक पाई बॉन्ड तो है लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड देखोगे तो हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन होने से क्या प्रॉब्लम हुई, रिलेटिव पोजीशनिंग की हम बात नहीं कर सकते अब यहां पे। तो इसलिए ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके आगे आई लिख रहा हूं, आई मतलब
इनकरेक्ट। सी का मतलब करेक्ट, आई का मतलब इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रांस का मतलब यही होता है ना, ये तो डेफिनेशन है ट्रांस की, कि अगर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, बट अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। तो ट्रांस की तो डेफिनेशन ही यही कहती है कि सेम टाइप के ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स में होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, तो इसके आगे हम सी लिख देते हैं बिकॉज इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सिस ब्यूट-टू-ईन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट-टू-ईन। यार सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। आइए, सिस ब्यूटीन का मतलब क्या होता है, एक बार ऐसी जरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाए, तो ये हो गया सिस टू ब्यूटीन और ये हो गया आपका ट्रांस टू ब्यूटीन। तो यहां पे जो डाइपोल्स बनेंगे सिस के अंदर, बिकॉज ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, तो दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में बनेंगे, बट यहां पे दोनों डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। तो जब सेम डायरेक्शन में दो डाइपोल बनते हैं तो वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं और डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। दैट मींस सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, सिस हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, व्हिच इज एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट इज 2-methyl-bute-2-ene shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले 2-methyl-bute-2-ene क्या होगा? सबसे पहले ये ब्यूट-2-ene हुआ जिसके 2 पे मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ है। गाइस मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा, आई थिंक इट्स ऑब्वियस, जितनी एम्प्टी वैलेंसीज हैं वो सारी हाइड्रोजन से भरी हुई हैं। ठीक है, तो दिस इज योर 2-methyl ब्यूट-2-ene, बिल्कुल ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। भाई इसमें नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑल्दो वी कैन सी अ डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड के जो इस साइड कार्बन लगा हुआ है इसके ऊपर दोनों कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप ही लगे हुए हैं। तो अगर दोनों ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम रिलेटिव पोजीशनिंग की बात ही नहीं कर सकते। दैट मींस जो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि 2-methyl shows ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आई लिख देते हैं। नेक्स्ट, ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट को सिमेट्री इफेक्ट करती है। जितना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, जितनी अच्छे से पैकिंग होगी उस मॉलिक्यूल की, जितनी अच्छे से वो पैकिंग होगी मॉलिक्यूल की, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब अगर आप ट्रांस को देखते हो, जैसे ये ट्रांस है, ट्रांस इस तरीके का मॉलिक्यूल है और सिस इस तरीके का मॉलिक्यूल है, तो ट्रांस थोड़ी लीनियर वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। तो ट्रांस में क्या होता है कि पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और स्टेटमेंट मेरे ख्याल से उल्टा बोल रही है, ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर ए, डी और ई हो जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक केरियस मेथड की बात की है, केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस। बिल्कुल ठीक बात है, हमने केरियस मेथड पढ़ा हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, 180 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट 143.3 milligrams of AgCl, the percentage composition of chlorine in the compound is। तो गाइज यहां पे एक प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी क्लोरीन होगा वो सारा क्लोरीन किस फॉर्म में आ जाएगा? AgCl में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी क्लोरीन होगा वो सारा AgCl के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मींस अगर मुझे यहां से AgCl से Cl पता चल जाए तो मैं यहां से कंजर्व कर सकता हूं कि जितना Cl यहां पे आया उतना ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने Cl दिया होगा। तो आइए AgCl की बात करते हैं। AgCl कितना है? यहां पे दिया हुआ है 143.5 मिलीग्राम्स, और 143.5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया मास। अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल्स भी आ जाएंगे। इसका जो मोलर मास है इंटरेस्टिंगली वो भी यही है, इट इज 143.5,
दैट मीन्स ये कितने मोल्स हो गए, 10 टू द पावर -3 मोल्स। AgCl के 10 टू द पावर -3 मोल्स हुए हैं, तो दैट मीन्स Cl के भी कितने हो गए, मतलब क्लोरीन एटम के भी कितने मोल्स हो गए, सेम ही हो गए। दैट मीन्स यहां पे भी Cl के कितने मोल्स हुए, 10 टू द पावर -3 मोल्स। दैट मीन्स कितना मास हुआ, मेरे ख्याल से हमें मास परसेंटेज ही निकालनी है, तो मास ऑफ Cl कितना हो गया, इट इज 35.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना क्लोरीन है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज निकालनी है। तो फाइनली आपको बस इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, परसेंटेज Cl इज इक्वल टू 35.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये तो क्लोरीन का वेट हो गया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से, विच इज 180 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, क्योंकि ये भी मिलीग्राम में दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 19.72 आएगी, और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 20 आ जाएगा। आपको राउंड ऑफ करके ही आंसर देना था, तो द परसेंटेज इज 20। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात की है, तो पहले केस में तो यहां पे बेंजीन का प्लस एम लग रहा है, जिसके कारण ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है। दूसरे में बेंजीन का प्लस एम लग रहा है, और ये जो OMe मेटा पोजीशन पे बैठा हुआ है। गाइज मेटा पोजीशन से ना मीजोमेरिक इफेक्ट लगता नहीं है, तो जो मेटा पोजीशन पे OMe बैठा है इसका माइनस आई लग रहा है गाइज, यहां पे इसका प्लस एम लग रहा है, और सिंस ये पैरा पोजीशन पे मिथाइल लग रहा है तो इसका प्लस एच लग रहा है। ठीक है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन से मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स लग सकते हैं। ठीक है, और यहां पे इसका भी प्लस एम लग रहा है और इसका भी प्लस एम लग रहा है। मतलब आपको एक बार एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं प्लस एम कैसे लग रहा है। जैसे लास्ट वाला केस में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहां जाएगा रेजोनेंस करने, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंस वो पैरा पे प्रेजेंट है तो उसका लोन पेयर डायरेक्टली उस CH2+ के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, और ये मेटा में हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब केसेस देख के एक तो फील आ रही होगी कि आंसर तो 4 ही है, यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि OMe का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है। सेकेंड बेस्ट अगर कोई मेरे से पूछता तो सेकेंड बेस्ट इज दिस, है ना, मतलब फोर्थ वन इज बेस्ट, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस present in organic compound are detected by Lezaine's test. The elements present in the compound are converted from covalent bond into ionic bond by fusing the compound with magnesium in the Lezaine test. अगर आप Lezaine test को जानते हो तो आपको पता है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ रखते हो, ना कि मैग्नीशियम के साथ, और फिर आप उसके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हो। जैसे अगर आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन है तो आप NaCN बनाते हो, है ना। अगर आपके पास सल्फर है तो Na2S बनाते हो, है ना। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस है तो Na3PO4 भी बनाते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें बनाते हो, बट यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे सोडियम एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ट्रू आपकी फॉल्स है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पे आपको पता होना चाहिए प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है। तो इन्होंने पूछा है द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स इज। तो सबसे पहले पहला एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक हेक्सेन है, मतलब मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूं, तो ये एक हेक्सेन है, तो मैं सी 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 मैंने 6 कार्बन लगा लिए। ठीक है, जिसपे 2 पे, मतलब यहां पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 3 4,
यहां पे भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ऑब्वियसली इस केस के अंदर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने जरा काउंट करते हैं गाइज। यहां पे लगे हुए दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हैं और यहां पे भी लगे हुए दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हैं, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं है, तो पहला तो आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, ये ऑक्टेन है। ऑक्टेन की बात करते हैं तो सी 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 सी, है ना, 8 हो गए ना। 4 पे इथाइल लगा हुआ है, 4 पे इथाइल लगा हुआ है, और 3 और 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। 3 पे भी 1 मिथाइल, 4 पे भी 1 मिथाइल। ठीक है, 4 पे मतलब ये हुआ 4। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे अब पूछा जाए इस वाले मॉलिक्यूल में कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2, आगे काउंट करने की तो जरूरत ही नहीं, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। मतलब 2 से ज्यादा सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अगले पार्ट में चलते हैं। 2245 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। सबसे पहले हेप्टेन बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, एक और 2 पे लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है और एक 5 पे लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हो गया, सेकंड पे 1 मिथाइल है, सेकंड पे दूसरा मिथाइल है, फोर्थ पे 1 मिथाइल है और फिफ्थ में 1 मिथाइल है। और यहां पे अगर हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन्स का काउंट लेना है तो यहां पे ये एक सेकेंडरी कार्बन है और ये भी एक सेकेंडरी कार्बन है, तो यहां पे भी 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अगले केस की तरफ, तो ये भी गलत हो गया। अगला केस देखते हैं, पेंटेन। पेंटेन तो मैंने 5 कार्बन बना दिए, पेंटेन हो गया। टेट्रामिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 पे भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, है ना। 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन, बिल्कुल स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन से हैं? ऑब्वियसली यहां पे एक ही सेकेंडरी कार्बन है जिसपे 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। परफेक्ट, हमारे लिए यही आंसर है, इसका आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। वैसे C6H6 सुन के ना बेंजीन याद आता है, बट वेट, होल्ड योर हॉर्सेस। तो द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 which gives only one monobromo derivative and takes up 4 moles of hydrogen per mole to complete its hydrogenation। तो गाइस सबसे पहले तो ये समझेंगे ना, 4 मोल हाइड्रोजन को यूज कर रहा है ये। 4 मोल बेंजीन तो यूज ही नहीं कर सकता ना, बेंजीन तो 3 ही मोल यूज कर सकता है, क्योंकि बेंजीन के पास 3 ही पाई बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास जो मतलब 4 मोल हाइड्रोजन यूज करेगा? उसका आंसर बहुत सिंपल है, उसका आंसर है जिसके पास 4 पाई बॉन्ड्स हो। दैट मींस कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन से ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा कि वो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन को यूज कर रहा है, क्योंकि उसके पास 4 पाई बॉन्ड्स हैं, बिकॉज उसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन है, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी के रेस्ट क्वेश्चंस के लिए आपको अगले पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो एनीवेज, लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन। इन लेजाइन्स टेस्ट द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड्स। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारे जो कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सोडियम के साथ फ्यूज किया जाता है ताकि वो सोडियम के सॉल्ट्स बन जाएं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, परफेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर है, इट गिव्स प्रशियन ब्लू कलर। ठीक है, प्रशियन ब्लू कलर की बात यहां पे हो रही है। तो गाइज मैं बहुत सिंपल से बात करूंगा कि अगर आपके पास नाइट्रोजन और सल्फर है तो यहां पे 2-3 चीजें हैं गलत, मतलब 2 चीजें तो मुझे गलत दिख रही हैं। पहली चीज तो ये कि जब नाइट्रोजन और सल्फर होता है तो आपके पास NaSCN बन जाता है। ठीक है, आपके पास NaCN नहीं बनता, आपके पास क्या बनता है? NaSCN बनता है, जो कि आयरन के साथ मिलके, मतलब Fe2+ के साथ अगर मिलाओगे तो प्रशियन ब्लू कलर नहीं देता, बिकॉज आपके पास Cn- तो है ही नहीं, आपके पास SCN- है। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 आप जैसे लेजाइन्स टेस्ट में डालते हो, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये Fe3+ SCN के साथ मिलके FeSCN2+ बनाता है।
जिसका प्रशन ब्लू कलर नहीं होता, जिसका ब्लड रेड कलर होता है। ठीक है, तो पहले तो यहीं से कहानी गलत हो गई, बट एक और गलती यहां पे ये है कि ये जो चीज है, मतलब FeSO4 को किसके साथ डाला जाता है, H2SO4 के साथ। मतलब एक्चुअली ये टेस्ट कुछ ऐसा दिखता है कि FeSO4 सबसे पहले इसका कुछ पार्ट CN के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच इज FeCN6 4-। ठीक है, पहले तो FeSO4 का कुछ पार्ट Cn- के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। FeSO4 का थोड़ा सा और पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है समझ लो, वो ऑक्सीडाइज होके Fe3+ बनाता है, और ये दोनों मिलके प्रशन ब्लू बनाते हैं। तो थ्योरी तो ये है, तो इन्होंने जो लिखा भी हुआ है वो भी थोड़ा गलत है। और यहां पे नाइट्रोजन और सल्फर जब दोनों प्रेजेंट हो और प्रशन ब्लू बने, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली फॉल्स है, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी डेफिनेटली सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाकी कॉन्टिन्यूएंस के लिए प्लीज वीडियो 2 और वीडियो 3 IOC की जरूर देखिए, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए कि इस सेशन में कौन कौन से आए थे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।